अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया से। समय ग्रासिवा समय वमीर रशिया से, दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री रशिया से। दोस्तों सबसे पहले डोगर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब और आपकी फैमिली खुशी खुशी ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। तो बस परदेशियों को अपनी दुआ में याद रखें। आज आपका दोस्त डोगर लेके आया थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वर्क वीज़ा के बारे में, और जो है रशियन रेजिडेंट के बारे में, और दूसरा क्या नाम है स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत दोस्त मुझे कमेंट्स करते थे, इसलिए मैं थोड़ी सी आप साथ जो आज ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। बस एंड तक वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें और हर बात पे गौर करें डोगर क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत दोस्तों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, पूछा है कि क्या ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, जो स्टडी वीज़ा है, उसकी फ़ीस पहले पे करनी पड़ती है। नहीं, पहले सिर्फ इन्विटेशन जमा होती है और 3 माह की इन्विटेशन निकलती है। आप पाकिस्तान से इस्लामाबाद से वीज़ा लेके आते हैं, 3 माह का यहाँ आप आते हैं, और जब यहाँ आप आते हैं पहले आपका मेडिकल होता है और लैंग्वेज सर्टिफिकेट का जो है ना आपको टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट फर्स्ट टाइम पास हो जाता है, क्योंकि उनको पता बंदा नया है, इसको तो रूसी आती नहीं है, रशियन आती नहीं है। तो जब बंदा यहाँ आ जाता है मेडिकल होने के बाद उसकी साल की फीस जमा होती है। तो एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि भाई पहले उन्होंने मेरा से रेट जो है दूसरा तय किया था, क्योंकि उसका रोबल का रेट जो डॉलर से मुकाबले में और था। तो जब उन्होंने देखा कि रोबल स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि फीस तो यहाँ रोबल में पे होती है, डॉलर में आपकी फीस पे नहीं होती। यहाँ सिर्फ रोबल में फीस पे होती है। जो आपकी स्टडी वीज़ा की यूनिवर्सिटी की फीस है वो रोबल में पे होती है। इसलिए आप जिससे स्टडी वीज़ा लें, पहले आप उससे बात कर लें कि डन कर लें हमसे कितने रुपये पाकिस्तानी या फिर आप डॉलर, ठीक है, उसके हिसाब से आप उससे डिसाइड कर लें। क्योंकि एक दोस्त कह रहा था कि पहले उन्होंने मुझे रेट और बताया, जब उन्होंने देखा रोबल वीक हो गया और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो उन्होंने अपना रेट चेंज कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ रोबल में फीस पे होती है, इसलिए आप पहले डिसाइड कर लें, उनसे कंफर्म कर लें कि कितने पैसे उन्होंने फीस आपसे लेनी है, ताकि वो ना हो कि आप जब यहाँ आ जाएँ डॉलर ऊपर नीचे चला जाए फिर आपको वो रेट बढ़ा दें। इसलिए आप पहले कंफर्म कर लें, ठीक है जी। और जब यहाँ आप आते हैं उसके बाद आपका साल का वीज़ा एक्सटेंड होता है। उसके बाद आ जाएँ वर्क वीज़ा जो अभी है। वर्क वीज़ा भी इसी तरह 3 माह की पहले इन्विटेशन निकलती है, ठीक है, 3 माह की इन्विटेशन निकलती है। पाकिस्तान से आप 3 साल का जो है ना 3 माह का वीज़ा लेके आते हैं और यहाँ आते हैं, आपका मेडिकल होता है और उसका भी रशियन जैसे स्टडी का वाला ऐसे ही आपका लैंग्वेज कोर्स होगा, टेस्ट होगा, वो भी पास हो जाता है फर्स्ट टाइम। तो फिर आपका यहाँ साल का वीज़ा एक्सटेंड होगा। स्टडी वीज़ा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्क वीज़ा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वर्क वीज़ा आप आपको पहले बता दो बहुत महंगा है रशिया का। और एक बात और है मेरे भाई, आप अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने किसी रिश्तेदार से या कहीं से पैसे लेके आना है और वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क, आप सोचेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, जो कंपनी आपको वर्क देती है वो वर्क जॉब नहीं देती, काम नहीं देती, ठीक है, बस खाली आपको वर्क वीज़ा देगी, ठीक है जी। यहाँ भी दुबई वाला चक्कर है कि आप जिस वीज़े पे आए उसी कंपनी में आपने काम करना है, लेकिन चोरी छुपे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्क वीज़ा है। अगर आप काम करते कहीं पकड़े जाते हैं तो आपको पुलिस इतना तंग नहीं करती, ठीक है जी। बिजनेस वीज़े भी या स्टडी वीज़े पे आपको ज़रा ज़्यादा तंग करती है। तो लेकिन ये सोचने के ज़बान के बिना मेरे भाई आप यहाँ आके कोई काम नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा लेके आ जाएंगे, पहले आपको 2, 4, 6 माह आपको ज़बान सीखनी पड़ेगी, फिर जाको ना जो आप थोड़ा सा सेट होंगे, अपने को काम के काबिल होंगे। अगर आपको काम आता है या थोड़ा सा माइंड तेज़ है, कहीं भी आप कोई भी काम करें और ज़ाहिर है साल खत्म हो जाएगा, फिर आपको साल का वीज़ा एक्सटेंड करना है, फिर दोबारा आपको पैसे पे करने, लेकिन वो वीज़ा यही एक्सटेंड हो जाता है। स्टडी भी और ये भी बिजनेस एक्सटेंड नहीं होता, ना टूरिस्ट होता है। और दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ कोई आपको सच नहीं बताएगा। मैं कोई अगर आपने कोई सवाल पूछना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ आकर मुझे मैसेज करें। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप दुबई, सऊदीया या किसी और कंट्री की तरह वर्क वीज़ा सोचने लेके आएंगे, हमने जाते ही जॉब मिल जाएगी, झूठी बात है। वो बंदा है सिर्फ कंपनी जो है आपको वर्क वीज़ा देगी, वो आज़ाद नहीं होता वही है कि आप उसी कंपनी में जॉब करें। लेकिन ये है कि यहाँ सिस्टम चल जाता है, लेकिन पहले सोचने का आपको ज़बान आएगी, फिर आप काम करेंगे। वीज़ा बहुत ही महंगा वर्क, इसलिए मेरे भाई अगर आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि आप एक बार पैसे किसी कर्जा उठा के आप आ रहे हैं, सोचेंगे महीने बाद करूँगा पैसे भेजें, तो मेरे भाई वो रशिया नहीं है, किसी और कंट्री जाएँ। रशिया आप आए पहले, ठीक है, आप यहाँ आके अपनी ज़बान सीखे, थोड़ा सा यहाँ को कहते हैं पंजाबी पेती होगो, फिर आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और क्या नाम है, हाँ उसके बाद आ जाए रेजिडेंटी। अभी जो है क्या नाम है रशियन नेशनलिटी कैसे और क्या तरीका का। दूसरा भी आ जाए रशियन नेशनलिटी के बारे में। अभी मुझे पता चला है, मैं एक वकील से मिला हूँ, जो है ना कानून है आप बिना शादी के भी रशियन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वही बात आज मेरे भाई पैसा चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा, और पैसा बहुत ज़्यादा। अभी आप पूछेंगे कितने पैसे, आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें, मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है ना
तो अगर वो रेट क्या बताता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये कि हो जाता है, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अभी कानून है कि आप जो है ना कोटे के ज़रिए वकील करके आप वो आपकी जो ना नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। पहले आपको जो ना वो क्या नाम है 3 साल की वो जो है ना रेजिडेंट स्टैंप होती है पासपोर्ट पे, वो लेके देगा। जब वो पूरी उसके बाद आपको जो है ना बिलू पासपोर्ट जिसको वीद कहते हैं वो लेके देगा। 3 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं आप। जब वो होगा वो मिलता है अभी फॉर एवर विदाउट एक्सपायरी डेट मिल रहा है, अभी रशियन ये कानून बना दिया है। जब वो मिलेगा उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर है सारा पैसे से है। पैसा अगर आपके पास है तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए अगर आप आएँ, अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आना है तो फिर आपके पास यहाँ वर्क वीज़ा होना चाहिए या बिजनेस वीज़ा होना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टडी पे मेरे ख्याल में मैंने अभी पता नहीं किया, स्टडी में मैंने नहीं पूछा, लेकिन वर्क और बिजनेस पे आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर होता है, जब आप अप्लाई करते हैं वो 6 माह या 8 माह बाद मिलती है, और इस दौरान आपको यहाँ लीगल रहना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा जो आया है वो खत्म हो गया है, अगर आपकी अभी नेशनलिटी रेडी नहीं हुई, एयरवे पे जो आपका स्टैंप है वो रेडी नहीं हुई, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और बस दोस्त एक बात याद रखें कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आपका बाहर जाने का ख्वाहिश जो है ना वीज़ा नहीं मिलता, जहाँ आप कोशिश कर रहे हैं नहीं कामयाब हो रहे, तो तब तक मेरे भाई पाकिस्तान में कोई ना कोई काम करें, कोई जॉब करें, अपने घरों को तंग ना करें। क्योंकि मुझे पता है यार, मैंने भी कुछ ऐसा किया था, ठीक है, लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है। वो कुछ बहुत से दोस्त हैं, मुझे पता है, वो बाहर आने के चक्कर में फारग बैठे हैं, कहते हैं बस हमने बाहर जाना है, कल चले जाना है, 1 माह बाद चले जाना है, तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और घरों को तंग कर रहे हैं। खुदा के वास्ते यार मेरे भाई, अगर आपका बाप जिंदा है तो उसकी कदर कर लें। ठीक है, मेरा बाप नहीं है, मुझसे पूछे मेरे भाई कि मैं भी ऐसे करता था। मैं कहता अबू मैं बाहर जाऊंगा तो आपकी मैं सपोर्ट करूंगा, बाहर जाके मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, फिर आपकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये करते करते लेकिन मैं जब बाहर आया मेरे भाई तो मेरा बाप दुनिया से चला गया। तो इसलिए अभी मेरे पास मौका ही नहीं है। आप पाकिस्तान में अगर आपके सर पे आपके बाप सलामत है मेरे भाई, तो उनकी कदर करें। पाकिस्तान में चाहे 2 रुपये कमा के उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जो बाप होता है ना, जो उसका बेटा होता है, वो उसकी जो ना पावर होती है, उसकी ताकत होती है। और उसका बेटा जब कमा के 1 रुपया अपने बाप को देता है तो बाप का जो खुशी से मेरे भाई जो दिल है ना, वो आप नहीं जानते कि कितना खुश होता है। जिसमें मेरे भाई बाप की कदर करें। तो हम अनजाने में अपने माँ बाप को बहुत दुख दे लेते हैं, खास करके जब आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में काम कोई नहीं करते। मैं भी ऐसे, जब मेरे वाला साहब जिंदा थे तो मुझे बोलते थे बेटा यहाँ कुछ काम किया कर, लेकिन मैं कहता था अब्बू मैं यहाँ काम करूँगा, कितने पैसे कमा लूँगा, मैं बाहर जाऊँगा ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, आपकी सपोर्ट करूँगा। तो ये करते करते मेरे भाई, लेकिन मैं जब यहाँ पहुँचा, यूरोप स्पेन में पहुँचा, मैंने स्टोरी अपनी बताई हुई अपनी वीडियो में, तो मेरे मौका ही मुझे नहीं मिला कि मैं पैसे कमा के अपने बाप को सपोर्ट कर सकूं, उसको थोड़ी खुशी दे सकूं। इसलिए मेरे भाई, खुदा के वास्ते बाहर आके भी आपने काम करना है, काम करेंगे पैसे कमाएंगे। एक बात और मेरे भाई, जब आप बाहर आते हैं तो फर्स्ट पहले दिन दूसरे दिन 2-4 माह आपका दिल जो है ना नहीं लगता, परेशान होते हैं, क्योंकि नए लोग हैं, नया इलाका है, हर चीज़ नई है, नया पानी खाना हर चीज़ और होती है। तो कुछ जो लोग हैं ना वो अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करके वापस चले जाते हैं। तो खुदारा जब यहाँ आप आते हैं तो थोड़ा सा एहसास करें कि मेरे घरों ने मुझे कैसे पैसे लगा के भेजा, किसी से कर्जा उठा के या क्या करके। तो यार थोड़ी सी हिम्मत किया करें। 5-6 माह थोड़ा सा आंखें बंद करके ताकत अपने आप को दे के टाइम गुजारने करें। 5-6 माह बाद आपका दिल लग जाएगा, फिर आपका वापस जाने को दिल नहीं करेगा। किसी भी कंट्री में जाते हो मेरे भाई तो नया नया दिल को ऐसे होता है, जब कुछ ऐसा आपको सोच आने लगे ना कि वापस जाने की, यार मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया, तो यार आपने लेफ्ट राइट देखा करें कितने पाकिस्तानी, कितने इंडियन है, कितने लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द देख करें कि कितने लोग हैं जो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने मामा को छोड़ के आए हैं। बस उनको देख के थोड़ी सी हिम्मत ले लिया करें और थोड़ी हिम्मत किया करें यार। और एक बात प्लीज़ मैं आप फिर कहना चाहता हूँ यार कि अगर आपका बड़ा भाई जिंदा है तो उसकी थोड़ी कदर करें, क्योंकि जो अभी देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरा बड़ा भाई नहीं है, ठीक है ना, मैं ही बड़ा हूँ सबसे, तो मेरा वालिद सर पे नहीं है, ठीक है, मेरे वालिद साहब मेरे सर पे नहीं है। तो लेकिन जब वो मेरे वालिद जिंदा थे ना तो मुझे हौसला देते थे, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है ना उसको वालिद हौसला देता है और छोटो भाई को जो ना वो बड़ा भाई हौसला देता है। तो यार बड़े भाई अगर आपके जिंदा तो उनकी कदर करें, बड़ा भाई उससे कुछ बोल देना यार तो वो अपने हमें से बोलता है यार कि मेरा छोटा भाई है। और बड़े भाई कभी भी गलत कुछ नहीं बोलते यार, गलत कुछ नहीं कहते, ना बाप गलत डांटता है ना बड़ा भाई गलत डांटता है। कुछ हम डोगरों में नहीं कहता, कुछ पाकिस्तानी सब जातों में है, अगर बाप कुछ बोलते हैं बड़ा भाई कुछ बोलते तो हम गुस्सा कर लेते हैं यार कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। यार अगर बड़ा सर पे है तो आप समझो खुशकिस्मत है, कोई बोलने वाला आपको है, कोई समझाने वाला आपको है। अभी मेरा बाप सर पे नहीं है ना तो मुझसे पूछे यार, मैं कहता मेरा बाप जिंदा होता मुझे कुछ समझाता, कुछ बोलता, अगर मैं कभी ऐसा मौका आता मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता, थोड़ा सा परेशान होता तो मुझे हिम्मत देता। यकीन करें जब मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, गरीब जिम्मेदार बाप का बेटा था, ठीक है, मेरे बाप ने मुझे हलाल रोटी कमा के
हलाल रोटी हलाल कमा के दिया मुझे फ़ख्र अपने बाप पे। और मैं बाप फौत होने के बाद मैंने अपने एक बाप का मरला तक नहीं बेचा, एक मरला तक नहीं बेचा उसकी ज़मीन का। कोशिश किया कि और बनाऊं, क्योंकि मेरे भाई जो बाप की जो ज़्यादा होती है ज़मीन होती है, ये सब कुछ हमारा होता है। कोशिश करें इसको ज़्यादा बनाएं, इसको बेचें, इसको ज़्यादा बनाएं। मुझे याद है जब मैं अपने बाप के पास जाता था ना, क्यों बड़ा मैं था, जब जाता था अपने बाप के पास पैसा लेने के लिए, मेरा बाप सियालकोट में फ्रूट की रेडी लगाता था। तो कभी मैं जब बाप के पास जाता मैं मुझे रात रहनी पड़ जाती थी। बाप कहता था यार अभी जो ना सौदा नहीं बिका, पैसे नहीं इकट्ठे हुए, तो एक रात यहाँ रहे, मैं कल सुबह जाऊँगा सौदा बेचने, सामान बेचने जाऊँगा। फ्रूट लगाते थे, कभी कभी नींबू, कभी क्या नाम है आड़ू, कभी दवाने, कोई भी चीज़ जो मिलती थी सस्ती बस वो लेके ना, तो मंडी से लेके ना तो वो बाज़ार में निकलते थे। मुझे अपने अबू का वो चेहरा और अपने अबू के वो पहुँच याद है, जब टूटी कैंची की चप्पल पहन के वो निकलते थे, सुबह निकलते थे, और रात को वापस जब आते थे ना, तो मैं सारा दिन दुआएं करता था बैठ के कि अल्लाह करे मेरे अबू का सारा सामान, सारा जो लेके गया वो सारा बिक जाए। लेकिन मैं जब शाम को देखता था ना अपने बाप को दूर से, वो वैसे का वैसा कुछ ऐसा दिन होता था, सामान ही बिकता था, ऐसी रेडी भरी होती थी, वापस आता था तो मैं परेशान होता था। लेकिन बाप को मैं महसूस नहीं करता था। लेकिन जब अबू मेरा पास आता था ना, तो मुझे अबू हौसला मुझे ही देता था। हालांकि मुझे बाप को बोलना चाहिए, लेकिन बाप ऐसी चीज़ है, अपने बेटों को हमेशा हौसला देता है। तो मुझे कहता है बेटा तू परेशान ना हो यार, आज नहीं बिका, मौसम ख़राब था, बारिश थी, लोग कम थे, इसलिए कल बिक जाएगा, तो एक रात और है, कल बिक जाएगा सामान, मैं तुझे बेच के पैसे दूंगा, फिर जाकर तू देना अपनी अम्मी को, जो रेंट का घर का देना है, जो करना कर लेना। तो मेरे भाई बाप सर पे आपकी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। अगर ये चला जाएगा मेरे भाई, फिर आपके पास ये मौका, ये वक्त हाथ नहीं आएगा, इसकी कदर करो। और बड़ा भाई भी मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि जैसा मेरा दिल है, जैसे मेरी सोच है, बड़े भाई वाली सब लोगों की ऐसी है। मैं जब मेरा अबू फौत हो गए थे, यकीन करें कि मैं कभी जहाँ रहते थे सब पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए, तो वहाँ जब रहते थे वहाँ वो एक उन्होंने प्राइस सेट की हुई थी, कीमत कि इस प्राइस में आपको खाना भी मिलेगा और ऐसे भी। तो वो कभी कभी हफ्ते में एक बार मुर्गी पकाते थे, कभी कभी एक बार मुर्गी डालते थे, एक बोटी होती थी उसमें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बचत का इंसान करता है कि थोड़े पैसे खर्च हों, ज़्यादा बचें इन लोगों से। तो मैं जब कभी मुर्गी खाने लगता था ना, तो मैं पहले सोचता था यार मेरे छोटे भाई ने पता नहीं आज सब्जी भी खाई होगी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बड़ा भाई जिंदा है आपके सर पे और बाप जिंदा है सर पे, तो उसकी कदर कर लें। ठीक है, अगर कुछ ऐसे बड़े भाई हैं जो छोटे भाइयों का एहसास नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते या उनकी हेल्प नहीं करते, अगर अल्लाह ने उनको ताकत दी हुई है तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे यार। और जो छोटे भाई, जिनके भाई प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी वो कदर नहीं करते, ठीक है, तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे। क्योंकि यार बड़ा भाई और बाप कभी भी दिल से कुछ नहीं करता। अगर गुस्से से कुछ बोलता है यार, वो किसी और को कोई नहीं कुछ बोल सकता, किसी को नहीं बोल सकता। जो बाप है, जो आपका बाप है, वो किसी और के बेटे को जाकर कैसे झिड़क सकता है, कैसे उसको बुरा भला बोल सकता है, कैसे उसको दबका सकता है? अपनी औलाद को करता, क्योंकि उसकी औलाद है। तो यार बाप कभी भी गलत बात पे नहीं डांटता, ठीक है, और ना बड़ा भाई। तो बस ये मेरे भाई कि बस ये कोशिश करो, जब तक आपके बाहर का काम नहीं बनता, बाहर जाने का काम नहीं बनता, जितना काम कर सकते काम करो, काम करके मेरे भैया अपने बाप का जो ना हाथ बढ़ाओ, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी यार मेरा दिल करता कि मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने बाप की सपोर्ट करता, उसको मैं बोलता बाप तो बस कपड़े नए पहन और घूम और बस ज़िंदगी जो ना आराम से कर, नमाज पढ़ो, बस ज़िंदगी एंजॉय कर। लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि बाप चला गया। अभी बाप ने कौन सा देखना कि मेरे पास क्या है। अभी दिल करता है यार सियालकोट की उन गलियों में जाऊँ जहाँ मेरा बाप रेडी लेके घूमता था, जहाँ मेहनत मजदूरी करता था, ठीक है। और अब सियालकोट की मंडी पे रोड के ऊपर सारा दिन वहाँ खड़ा होता था और पानी मार मार के तरबूज के ऊपर या आड़ुओं के ऊपर जो लगाता था फ्रूट, तो वहाँ नीचे कीचड़ में खड़े होके उसकी उंगलें गल जाती थी। जब कभी बाप घर आता था तो अपने वो उंगलों पे मेहंदी लगाता था, पाँव के उंगलों पे। मुझे सारे वो दिन याद है मेरे भाई, लेकिन मेरा बाप नहीं मिल रहा। इसलिए कहता हूँ बाप अगर जिंदा है तो उसकी कदर करो यार, उसकी कदर करो बाप की। और जितना आप कमा सकते पाकिस्तान में, चाहे 1 रुपया कमा के अपनी बाप की सपोर्ट करो यार। बाप का दिल मेरे भाई चौड़ा, खुशी से चौड़ा इतना हो जाता है जब उसका बेटा कमा के उसकी हेल्प करता है। ये मत सोचो कि मैं बाप बाहर भेजोगे, बाहर जाऊंगा फिर ही कमाऊंगा। यार पाकिस्तान में जब तक बाहर का काम नहीं होता, आपका वहाँ रह के कमा के अपनी बाप की सपोर्ट करें। और जो आपका बाप मेहनत मजदूरी हलाल की कमा रहे उसकी कदर करें यार। हलाल की कमा के खाने वाला बाप बहुत किस्मत वाली औलाद को मिलता है, ठीक है, बहुत किस्मत वाली औलाद को मिलता है। तो बस अल्लाह ताला आपके बाप को, आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपके बड़े भाई हैं उनको भी सलामत रखे। और जिनके बड़े भाई हैं, बाप नहीं है मेरी तरह, अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत दे और अल्लाह उनको जो है ना और मजबूत करे। तो दोस्तों बस इतना ही है। कोई और क्वेश्चन, कोई आप बात पूछनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो के 2 इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।